नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो फैसले की घड़ी आ गई है। जनता ने जो वोट डाला था उसके नतीजे अब आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझानों में यूपी की अगर बात करें तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात पंजाब की करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी देखने को मिल रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो पकड़ शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में बनाई थी, जिस तरह से आगे चल रही थी, अब वहां पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई, उसके बाद ईवीएम मशीनें खुली हैं और जो चुनाव आयोग वोटों की गिनती कर रहा है, जिस तरह से ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर समाजवादी पार्टी के हक में फैसला आता है तो फिर क्या समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं। लेकिन यूपी की अगर बात करें तो यूपी में जो लड़ाई गन्ना और जिन्ना से शुरू हुई थी, उसके बाद जिस तरह से बयानों की बौछार देखने को मिली थी, 80 बनाम 20 की लड़ाई का जिक्र भी देखने को मिला था। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर जनता ने वोट डाला था, चाहे बात महंगाई के मुद्दे की हो, चाहे बात बेरोजगारी के मुद्दे की हो, चाहे बात सरकार के विकास कार्यों की बात हो, क्योंकि जो यूपी के चुनाव हुए थे उसे विकास बनाम बदलाव की तरह से देखा जा रहा था। और अब ताजा अपडेट आपको दे देते हैं। जिस तरह से रुझान शुरुआती सामने आए हैं, यूपी में 353 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी को 241 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसके अलावा 96 सीटें एसपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने यूपी में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी 85 सीटें जीतती हुई शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। और अगर बात करें पंजाब की तो जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और जो खबर है उसके मुताबिक दोनों सीटों पर चरणजीत सिंह चन्नी पीछे चल रहे हैं। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को फायदा कैसे हुआ है, इस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की जनता ने जिस तरह से कांग्रेस में अंतर कलह की खबरें लगातार सामने आ रही थी, जिस तरह से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा था, उसके बाद एक चेहरा नया लेकर के कांग्रेस पार्टी पंजाब में सामने आई थी। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, फिर नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच विवाद की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। तो क्या इसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान पंजाब में होता हुआ नजर आ रहा है। वही बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो भगवंत मान को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया था और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जो भगवंत मान है उनके एक रोड शो को देखने के लिए लोग 5-5, 6-6 घंटे इंतजार कर रहे थे। तो क्या जो आम आदमी पार्टी है उसका ये दांव वहां पर सफल होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से चुनावी वादों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से दिल्ली मॉडल को पेश किया गया था पंजाब में, क्या उसका फायदा भी पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। और जिस तरह से एक और बात देखने वाली ये होगी कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जो रोना दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूर्ण राज्य ना होने का रोती है, वहां पर जो चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे करेगी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, कई सारी दिक्कतें वहां पर हैं, तो वो दिक्कतें भी देखने वाली होंगी। और जो खजाना है वहां पर स्कीमें की घोषणा तो की गई है, लेकिन जो खजाना है वो कहीं ना कहीं कर्ज में डूबा हुआ है। तो जो चुनावी घोषणाएं की गई हैं, चाहे बात बिजली को लेकर के हो, चाहे बात महिलाओं को मासिक भत्ते की हो, तो वो जो घोषणाएं हैं उनको पूरा कैसे करेंगे उस पर भी नजरें होंगी। लेकिन अब वापस उत्तर प्रदेश पर लौटते हैं। यूपी माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एक बड़ा अंतर सामने आ रहा है। बीजेपी फिलहाल 246 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो अभी 100 का आंकड़ा भी नहीं छुआ है। तो अंतर आप स्पष्ट देख सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी वो कितनी सीटें जीतती है यहां पर। और एक जो बात निकलकर सामने आ रही थी कि किंगमेकर बीएसपी हो सकती है, तो क्या उस भूमिका में अब बीएसपी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी बहुमत के बहुत पार होती हुई नजर आ रही है। वहीं नजरें कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दांव वहां पर खेला था। महिलाओं के सहारे कांग्रेस चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि जब बाद में महिला दिवस का आयोजन किया गया था तो उस दिन भी कांग्रेस पार्टी
महिला दिवस के मौके पर भी पैदल मार्च करती हुई नजर आ रही थी। और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस का महिला कार्ड कुछ असरदार वहां पर साबित होगा, क्योंकि नजरें अगर यूपी की बात करें तो यूपी में प्रियंका गांधी के प्रदर्शन पर भी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो चुनावी समीक्षक हैं, उनकी लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस को प्रियंका गांधी से बड़ी उम्मीदें हैं। एक तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से यूपी में सियासत रही है, चाहे जो बड़े बड़े मुद्दों की बात अगर करें, तो क्या समाजवादी पार्टी को इस बात का नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत लेट मैदान में उतरती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई है। चाहे कितने भी बड़े मुद्दे हों, अगर उन मुद्दों की गूंज सुनाई दी है तो विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी इतने मुखर तौर पर शुरुआत में नजर नहीं आई थी, बहुत देर से चुनावी मैदान में नजर आई। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा मुखर नजर आ रही थी समाजवादी पार्टी से, लेकिन जब चुनाव में वोटिंग चल रही थी, इसके अलावा उससे पहले की अगर बात की जाए तो जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की मानी जा रही थी। और आरएलडी का साथ भी समाजवादी पार्टी को मिला था, सुभाषपा भी समाजवादी पार्टी के साथ में थी, और ये दावे भी किए जा रहे थे कि पूर्वांचल में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कहानी कुछ और ही नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के आसपास भी नजर नहीं आ रही है। दो हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, नितिन कुमार गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा आदेश जो हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं। नितिन, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में चुनावों को लेकर के अब जिस तरह से मतगणना चल रही है, समाजवादी पार्टी ने कड़ी निगरानी भी रखी थी, उसके अलावा ईवीएम का रोना रोते हुए भी नजर आए थे अखिलेश यादव। तो अब वहां पर किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, और विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो कई बड़े चेहरे भी वहां पर हैं, उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल सोहन, मैं बता देता हूं, मैं इस वक्त गाजियाबाद के जो मतगणना स्थल है अनाज मंडी, मैं वहीं पर मौजूद हूं। और सबसे बड़ी मैं आपको बता देता हूं, जो गाजियाबाद में आज 5 विधानसभा सीट की जो मतगणना हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं गाजियाबाद में अभी तक जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अभी आगे चल रहे हैं। अभी गाजियाबाद की चार विधानसभा है जहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। और जो गाजियाबाद की जो मुरादनगर जो सीट है जहाँ से सुरेंद्र कुमार मुन्नी और अजीत पाल त्यागी की है बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं जो सपा के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र कुमार मुन्नी वो कहीं आगे चल रहे हैं। जो गाजियाबाद की मैं बता देता हूँ, जो शहर सीट है वहाँ से अतुल गर्ग हैं जो राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और अच्छा, लोनी सीट की क्या हाल है? लोनी सीट में क्या कोई कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं लोनी की बात करूं तो कहीं ना कहीं लोनी अभी पहले राउंड में है। अभी आगे जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं नंद किशोर गुर्जर, वो मदन भुजिया से भी कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। तो अभी देखने वाली बात होगी कि अब जो लोनी का ताज है वो किसके सर बंधेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो लोनी में लगातार जिस तरीके की बातें चल रही थी, और आज भी हमने जो नंद किशोर गुर्जर है लोनी विधायक हैं जो अब बीजेपी के प्रत्याशी में, हमने उनसे भी बातचीत की, तो हमने उनसे भी जो सवाल किए कि अगर हम आपसे जानना चाहें तो कि जो लोनी विधानसभा सीट है वो किसके पाले में जाती दिख रही है, तो उन्होंने साफ कहा कि गाजियाबाद की जो 5 विधानसभा सीट है। ठीक है, आपको यहां पर रोकना चाहूंगा, रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। अखिलेश यादव का ट्वीट इस बीच सामने आया है। अखिलेश यादव ने धन्यवाद अदा किया है समाजवादी पार्टी और गठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो निगरानी करते हुए नजर आ रहे थे। तो अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी इस बीच यूपी की कैराना सीट पर सपा के नाहिद हसन आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कैराना से बीजेपी की मृगांका पीछे चल रही हैं, और मृगांका सिंह से बड़ी उम्मीदें थी इस बार, लेकिन वो कुछ कमाल करती हुई नजर फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। यूपी में वोटों की गिनती के बीच में अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया है। इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का। तो बड़ा ट्वीट अखिलेश यादव का ये सामने आया है। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क रहने के लिए आभार जताते हुए भी अखिलेश यादव नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सपा गठबंधन के कार्यकर्ताओं का, जो गठबंधन से जुड़े हुए लोग थे, जो निगरानी कर रहे थे, उनका बहुत बहुत आभार जताते हुए नजर आए हैं। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है, और अखिलेश यादव के इस ट्वीट के मायने बड़े हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर के लगातार अखिलेश यादव सवाल उठाते रहे हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, उसके बाद इस ट्वीट का सामने आने का मतलब क्या है, इससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी आज सुबह साफ कर दिया था कि ईवीएम में धांधली जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, चुनाव में निष्पक्ष न रहने के आरोप जिस तरह से लग रहे हैं, तो उस पर साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा था कि 3 लेयर सिक्योरिटी है। इसके अलावा बाकायदा जो मशीनें हैं
उनकी बाकायदा नंबरिंग होती है, उनका मिलान किया जाता है, उसके बाद वोटों की गिनती होती है। तो अब जिस तरह से अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जब चुनावी नतीजे पूरी तरह से तटस्थ सामने आएंगे, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या कुछ अखिलेश यादव कहते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आदेश सैनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदेश, जिस तरह से अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी आसपास भी नजर नहीं आ रही है, तो फिर ईवीएम का रोना एक बार फिर से देखने को मिल सकता है समाजवादी पार्टी की ओर से अगर चुनाव हारते हैं तो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर 6 विधानसभा सीटों का चुनाव था। अगर हम बात करें 6 विधानसभा सीट है उनकी बात करें तो यहाँ 4 सीटों पर बीजेपी आगे निकलती नजर आ रही है और 2 सीटों पर जो गठबंधन प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। अगर सिविल की बात करें तो सिविल को देखिए इस तरह समाजवादी। ठीक है, मुजफ्फरनगर में विधानसभा सीटों के हालात पर मैं आपसे बाद में जानकारी लूंगा। नितिन भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। नितिन, जिस तरह से अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल उठाते हुए नजर आए हैं, इसके बाद अब उनका इस तरह से ट्वीट करना, किस तरह से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ सोहन जी, जिस तरीके से जो अखिलेश यादव है उन्होंने लगातार जो सवाल उठाए थे उसको लेके कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्रवाई हुई, आप भी देख सकते हैं किस तरीके से जो कार्रवाई हुई, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो प्रशासन में कहीं ना कहीं हल चलती, उसके बावजूद जो उन लोगों पर जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के बाद में जिस तरीके से आज जो रुझान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो अखिलेश यादव है उनको कहीं ना कहीं एक जो स्थिति है वो नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उस बात को लेकर एक मुद्दा उठाया था, तो वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं जो अहम था, और उसके बाद जो लोगों के साथ कार्रवाई हुई है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो रुझान है जो सटीक रूप से हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया है, वो जो उनके कार्यकर्ता है, जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं उसका नजर आ रही है जी। और आप दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि अखिलेश यादव ये कहते हुए भी नजर आए थे कि जानबूझकर वोटों की गिनती में देरी की जा सकती है। इस तरह के आदेश जो है वो प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। प्रशासनिक जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग करने का आरोप भी उन्होंने बीजेपी पर लगाया था। लेकिन अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आप बता दूं कि इस बार जो बैलेट पेपर से वोट पड़े हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में पड़े हैं, और इस बार जो टोटल बैलेट पेपर से वोट पड़े हैं उनमें से 70% बैलेट पेपर के वोट्स की मैं बात कर रहा हूं, 70% से भी ज्यादा वोट पड़े हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां 17,000 के करीब बैलेट पेपर से वोट पड़े हैं। तो फिर बैलेट पेपर से जब वोटों की गिनती की जाती है तो उसमें वक्त जरूर लगता है, और ऐसे में संभावना यह भी जताई जा रही है कि जो नतीजे हैं उनको आने में काफी विलंब भी हो सकता है। आपको याद होगा बिहार में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो वहां पर भी बैलेट पेपर से ज्यादा मतदान हुआ था, और उसके बाद वहां पर किस तरह की स्थिति थी, पूरी रात को करीब 11 बजे के करीब वहां पर नतीजे सामने आए थे। लेकिन ईवीएम मशीनों से अगर मतगणना की बात करें तो इस बार पोलिंग बूथ भी ज्यादा बनाए गए हैं, और पोलिंग बूथों पर हमने सुरक्षा का पहरा भी देखा है, और 13 से 14 ईवीएम चरणबद्ध तरीके से जो वोटों की गिनती है वो की जाती है। एक चरण में 13 से 14 ईवीएम खुलती हैं और उसके बाद वोटों की गिनती वहां पर की जाती है। आदेश भी हमारे साथ में मुजफ्फरनगर से लगातार जुड़े हुए हैं। आदेश, मुजफ्फरनगर की स्थिति के बारे में आप बता रहे थे हमें, बड़े चेहरों की क्या स्थिति है, और जो विधानसभा सीटें हैं किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में? मैं आपको बता दूं 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीट पर 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो सुरेंद्र कुमार मुन्नी मेरे साथ उनको जोड़ लूं लाइव? जी आदेश जी बोलिए। सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी मेरे साथ लाइव। इस बीच सुरेंद्र कुमार जो है वो नितिन के साथ में मौजूद हैं। जी सुरेंद्र जी से आप सवाल पूछे नितिन। देखो, मैं बता देता हूँ जिस तरीके से जो अब तक जो गाजियाबाद में विधानसभा चुनाव मुरादनगर है, मुरादनगर में कहीं ना कहीं अभी बढ़त बनाए हैं। जो मेरे साथ मौजूद है सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी, सर क्या कहेंगे अभी बढ़त बनाए हुए? बढ़त बनाने आपसे कौन जीतेंगे? पक्का ही। तो अब किस तरीके से जो अगर हम पूरे गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में अपनी बात करता हूँ, मुझे अपना पता, मुझे किस तरीके का मुद्दा रहेगा। तो वो मुद्दा विकास का भी था, किसानों का मुद्दा था। किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, किसान कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं काम आता है। कहीं ना कहीं किसानों को उत्पीड़न हुआ था, एक मुद्दा नहीं है, एक उत्पीड़न है। उत्पीड़न में वो आक्रोश है, समझे? वो आक्रोश है। बिल्कुल सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी का साफ कहना है कि जिस तरीके से जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो वो मुद्दा है कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहा है। और अभी तक गाजियाबाद की जो मुरादनगर सीट है उससे जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र कुमार मुन्नी बढ़त बनाए। आप
नहीं कर सकती। तो इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी प्लस को 253 सीटों पर आगे बीजेपी गठबंधन चल रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी गठबंधन ने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। 108 सीटों पर शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे चल रहा है। लड़ाई जो है वो एक तरफा कह सकते हैं कि एक तरह से शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार भी, क्योंकि 2017 में कहा जा रहा था कि मोदी लहर का असर है, मोदी लहर की वजह से जो है बीजेपी को फायदा मिला है, वरना इतनी सीटें बीजेपी की नहीं आती। लेकिन जिस तरह से शुरुआती रुझान अभी आ रहे हैं, 250 का आंकड़ा, बीजेपी शुरुआती रुझानों में इतने से ज्यादा सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या इस बार जिस तरह से अंतिम चरण की अगर बात करें तो अंतिम चरण में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार किया था उसका कितना असर देखने को मिलेगा, और जब छठे और सातवें चरण के लिए ईवीएम खुलेंगे तो उसमें भी नजर हमारी लगातार रहेगी। मुजफ्फरनगर से आदेश सैनी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं और बीच बीच में बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही, तो जिसकी वजह से मैं आदेश सैनी को बार बार बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है। आदेश, मुजफ्फरनगर की स्थिति आप बता रहे थे, किस तरह के हालात वहां पर हैं, बड़े चेहरों की क्या स्थिति है? देखिए, ज्यादातर जो बड़े चेहरे थे जैसे कपिल देव अग्रवाल है, पूर्व मंत्री है, तो वो भी यहाँ से सदर सीट से प्रत्याशी थे, जो भी सीट से नजर आ रही है, क्योंकि जो भी लगातार बढ़कर है और जो उनके सामने गठबंधन के प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं जो है वो विफल होते नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात मीरापुर विधानसभा की करें तो वहाँ भी ऐसी स्थिति बनी है, वहाँ भी बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। वहाँ एक जो विधानसभा सीट है उस पर जो गठबंधन के प्रत्याशी है वो यहाँ पर मजबूती के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन का असर पड़ने की बात कही जा रही थी। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो राकेश टिकैत भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे थे, वो ये अपील करते हुए भी नजर आ रहे थे कि बीजेपी को वोट ना करें। क्या इसका कुछ असर देखने को मिला है? विधानसभा उस पर पूरी तरह से किसान आंदोलन का असर होता नजर आ रहा है, क्योंकि किसानी गांव भी विधानसभा में चलता है और यहाँ पर गठबंधन के जो प्रत्याशी है राजपाल बालियान जो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, 40 फीसद से बढ़त बनाए हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा और बीजेपी की अगर बात करें तो जो मुकाबला वो एक तरफा नजर आ रहा है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में ये स्पष्ट लग रहा है कि बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सपा की साइकिल भी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर सामने आ रहा है। बीएसपी और कांग्रेस, बीएसपी को एक तरह से किंग मेकर भी माना जा रहा था कि इस बार के चुनाव में किंग मेकर बन सकती है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो बीएसपी और कांग्रेस को मामूली बढ़त मिली है। यानी कि जो उम्मीदें थी, मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, क्यों असर देखने को नहीं मिला, क्या कुछ कमी रह गई? जरूर चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होगी और फिर जो उनकी पारंपरिक सीटें थी, जिन सीटों पर उनका जनाधार कभी हुआ करता था, आखिर वो सीटें क्यों अब बीएसपी के पास नहीं है, समीक्षा करने की जरूरत कहीं ना कहीं मायावती को है। इसके अलावा अगर बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी की बात हम लगातार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें भी बड़ी थी, क्योंकि इस बार प्रियंका गांधी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही थी और उम्मीदें जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो पिछली बार से इस बार मजबूत होगा। महिला कार्ड भी कांग्रेस पार्टी ने खेला था और महिलाओं के भरोसे चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश भी की थी। इस बीच आपको 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा दें, किस तरह से मतगणना को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। अमेठी में मतगणना जारी है। आगरा की तस्वीर आप दूसरे नंबर पर देख सकते हैं। इसके अलावा बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी और बरेली की 6 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं और मतगणना को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे थे। सवाल मतगणना को लेकर नहीं कहेंगे, लेकिन ईवीएम को लेकर के जरूर सवाल खड़े उठ रहे थे। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल उठाए थे। साफ तौर पर कहा था कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है लेकिन बीजेपी पर भरोसा नहीं है, इस तरह के आरोप भी लगाए गए थे। लेकिन चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने आज सुबह साफ कर दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 3 लेयर की सिक्योरिटी है। इसके अलावा अगर किसी तरह का डाउट आपके मन में है चुनावी मतगणना को लेकर के, तो फिर आप जो चुनावी पर्यवेक्षक वहां पर मौजूद हैं उनसे उनके पास जा सकते हैं, उनसे इस मामले को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से
समाजवादी पार्टी ने भी मतगणना स्थलों के बाहर अपने उम्मीदवारों को तैनात कर दिया था, अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया था। और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, खासतौर पर वो खबर भी प्रमुखता से चलाई थी जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दूरबीन लेकर मतगणना स्थल की निगरानी करते हुए नजर आए थे। हालांकि कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे जब बैलेट पेपर और ईवीएम मशीनें बाहर मिली थी, और उसके बाद कई तरह के सवाल इसलिए खड़े हो रहे थे कि आखिर कचरे के ढेर में ईवीएम मशीनें या फिर बैलेट पेपर क्यों मिल रहे हैं। हालांकि उस पर चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए जो ईवीएम मशीनें थी वो लाई गई थी, जो ट्रेनिंग को करवाई गई थी वो मशीनें हैं, बाकी जो वोटों की गिनती है, जो ईवीएम मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हैं पूरी तरह से। तो जब जब चुनाव हुए हैं तो हारने वाली पार्टी ने कहीं ना कहीं ठीकरा जरूर ईवीएम मशीनों पर फोड़ा है और चुनाव में निष्पक्षता को लेकर के सवाल कई तरह के खड़े किए हैं। गाजियाबाद से नितिन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। नितिन, कई बड़े बड़े मुद्दे थे इस बार के चुनाव में, जो लड़ाई थी वो विकास बनाम बदलाव की देखने को मिल रही थी, लेकिन शुरुआती रुझानों में यह स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी जो 5 साल की सरकार रही है, चुनौती इस बार बीजेपी के सामने ये थी कि जो पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उससे पहले जो 2017 के चुनाव हुए थे, उस सरकार की खामियां गिनवाकर वो चुनाव जीते थे। इस बार जो खुद काम किए हैं वो जनता को बताने थे, और जिस तरह से शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से सरकार की योजनाएं रही हैं, चाहे बात कोरोना काल में मुफ्त अनाज की बात की जाए, चाहे दूसरी सड़कों के जाल बिछाने को लेकर के बात हो, चाहे गरीबों के लिए आवास योजना की बात हो, तो उनका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और चाहे बात महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की हो। सही मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं जिनका जो उत्तर प्रदेश में उनके लगातार दौरे हुए हैं कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से जो योगी हैं उन्होंने भी लगातार दौरे किए हैं चुनाव में, अगर मुद्दे की बात करें तो कहीं ना कहीं मुद्दे भी अहम माने जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने लगातार जो कार्य किए हैं उनको देखते हुए, और जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जितने भी गरीबों के लिए जो आवास योजना चाहे या किसी भी तरीके की जो योजनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं अहम नजर आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी जिस तरीके से जो लोगों को कहीं ना कहीं जो मामले हैं, तो अगर जिस तरीके से जो विपक्ष ने जिस तरीके से रोजगार और युवाओं को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा कहलाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी की जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में जो शुरुआती जो रुझान कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा है कि एक जो गरीबों के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार ने काफी योजनाएं चलाई है, तो वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अहम मुद्दा रखती है। आदेश, जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र भी हमें देखने को मिला था कि मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के जो है चुनाव प्रचार के दौरान खूब हो हल्ला मचता हुआ भी नजर आया था। इसके अलावा बीजेपी ने कई ऐसे चेहरों को भी प्रोजेक्ट किया था उम्मीदवार के तौर पर, जिनके जरिए ये जताने की कोशिश की गई थी कि हम जो है ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं जिससे पुलिसिंग जो व्यवस्था है वो मजबूत जिनके समय में रही है, चाहे बात असीम अरुण की कर लीजिए, चाहे बात आप राजेश्वर सिंह की कर लीजिए, इस तरह के चेहरे भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं। और लगातार बुलडोजर बाबा का भी जिक्र देखने को मिला है। तो जिस तरह से मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो जो कानून व्यवस्था का मुद्दा था उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, ये एक अहम फैक्टर साबित हुआ है। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी थे जिनका विरोध भी था, लेकिन जिन सीटों पर ज्यादातर विरोध था उन्हीं सीटों पर बीजेपी ज्यादातर सड़क चलाती नजर आ रही है। अगर बात दंगों की तरह से दंगों को देखते हुए भी आम पब्लिक के बीच उन्होंने वोट किया है इस बात जी। नितिन भी लगातार हमारे साथ में बने हुए। नितिन, जिस तरह से महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बड़ा उठा था, और अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में स्थिति किस तरह की नजर आती है आपको, क्योंकि विकास की बातें सरकार के द्वारा लगातार की जा रही हैं और जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें जो सरकार ने जो वादे 2017 में किए थे, तो एक तरह से ये माने कि वो वादे अब पूरी करती हुई सरकार नजर आ रही है। गाजियाबाद की अगर मौजूदा स्थिति को देखें, जिस तरह से चुनावी शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये भी स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जनता बीजेपी के साथ में है। और खासतौर पर अगर गाजियाबाद की बात करें तो क्या राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दी गई है, या फिर जिस तरह से क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो हावी रहे हैं चुनाव के दौरान, उनका जो असर है वो रिफ्लेक्शन अब जो है चुनावी नतीजों में दिख रहा है? मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से गाजियाबाद के जो अब तक रुझान आए हैं उनको देखते हुए
यही नितिन, आपके पास लौटूंगा। इस बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड से इस वक्त की सामने आ रही है। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं और हरीश रावत भी लालकुआं सीट से पीछे चल रहे हैं। यानी कि हरीश रावत को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने को लेकर के कई तरह की अंतर्कला देखने को मिली थी, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। और पंजाब की अगर बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी, दलित चेहरा, चुनाव से ऐन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर उन्हें सीएम चेहरा बनाया था, लेकिन 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और अब उनके लिए अपनी सीट बचानी भी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों सीटों से चरणजीत सिंह चन्नी पीछे चल रहे हैं। पंजाब में इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पीछे चल रहे हैं। और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर उनकी पार्टी 10 सीटें भी पंजाब में जीतती है तो उसे बड़ी जीत माना जाएगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत क्या होगी? कैप्टन अगर नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हारते हैं तो उसे कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत माना जाएगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के कारण ही कहीं ना कहीं उन्हें अपने सीएम पद की कुर्सी को छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा उनके साथ में जो विवाद था वो भी लगातार सामने आ रहा था और अब जिस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, अमरिंदर सिंह के लिए अपनी सीट बचानी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे थे और पीछे चल रहे हैं, यानी कि युवा चेहरे को तरजीह देने की कोशिश उत्तराखंड में की गई थी और ये माना जा रहा था, जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी उनसे ये सवाल पूछा जा रहा था पुष्कर सिंह धामी से कि क्या वो जो फॉर्मेट है इसे 2020 फॉर्मेट से क्रिकेट के कंपेयर किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि क्या वो केवल चुनाव से पहले के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं या फिर अगर बीजेपी जीतती है उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो हालांकि उन्होंने आलाकमान पर वो बात डाल दी थी और उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब जब पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े होंगे। हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान है और ये तटस्थ नहीं है। जो स्थिति है वो शाम तक ही साफ हो पाएगी कि आखिर उत्तराखंड में वो अपनी सीट पर जीत दर्ज करते हैं या नहीं। हरीश रावत की बात भी मैं यहां पर करना चाहूंगा। हरीश रावत कांग्रेस के पुराने नेताओं में से एक हैं उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, और उत्तराखंड में उनकी छवि जिस तरह की रही है एकदम उनकी छवि को लेकर के, हालांकि जब उनका एक स्ट्रिंग सामने आया था उसके बाद उन पर सवाल भी कई तरह के खड़े हुए थे और अब लालकुआं सीट से वो पीछे भी चल रहे हैं। उनको सीएम चेहरा बनाने को लेकर के भी कई तरह की अंतर्कलह की खबरें लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन अब वो लालकुआं सीट से पीछे चल रहे हैं। तो अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड की जनता ने जो मतदान किया है वो क्या केवल चेहरा देखकर नहीं किया है, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको ध्यान में रख करके जरूर किया है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड में इस बार क्या बीजेपी, हालांकि अभी शुरुआती रुझानों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा पीछे नहीं है और टक्कर कांटे की चल रही है। उत्तराखंड में क्या कोई पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर बात पंजाब और उत्तराखंड के कंपैरिजन की करें आम आदमी पार्टी को लेकर के, तो एक बात यहां पर साफ नजर आ रही है। कहा यह जा रहा था कि ये चुनाव जो हो रहा है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि भगवंत मान का चेहरा बनाना और अरविंद केजरीवाल की जो क्रेडिबिलिटी है उसके आधार पर पार्टी ये पंजाब में चुनाव जीत रही है। तो फिर उत्तराखंड में क्या हो गया, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं। तो क्या वहां पर क्रेडिबिलिटी जो अरविंद केजरीवाल की है वो काम नहीं आई है, या फिर जो प्रत्याशी थे पहली बार वहां पर पार्टी चुनाव लड़ रही थी, इसकी वजह से जो है जो खाता फिलहाल खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी का, तो क्या इसका नुकसान जो है वो वहां पर हुआ है? अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यह भी माना जा रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी 10 सीटें उत्तराखंड में जीतती है तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी और कांग्रेस को होगा और किंगमेकर आम आदमी पार्टी बन सकती है। लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की स्थिति इस तरह की सामने नहीं आ रही है। गाजियाबाद से नितिन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। नितिन,
महिला सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों को लेकर के आप राय रख रहे थे। इसके अलावा आप जो क्षेत्रीय मुद्दे वर्सेस राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के बात कर रहे थे। जनता ने, क्या लगता है आपको कि गाजियाबाद की जनता ने किन मुद्दों को तरजीह दी है, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो रिफ्लेक्शन अब चुनावी नतीजों के तौर पर सामने आ रहा है शुरुआती रुझानों में, क्या लगता है किसे तरजीह ज्यादा दी गई है? देखो सोन, मैं बता देता हूँ जिस तरीके से गाजियाबाद में से जो अब तक रुझान आए हैं, कहीं ना कहीं वो लगता है कि जो राष्ट्र के मुद्दे थे कहीं ना कहीं उसको देखते हुए रुझान आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैं बताता हूँ, जब हमने गाजियाबाद की जनता से जगह जगह पहुंचकर हमने जनता की राय जानी थी, जनता का यही कहना था, क्योंकि हर तरह के लोगों का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं राष्ट्र का जो मुद्दा है वो भी अहम नजर आता है। तो कुछ लोगों का कहना था कि जिस तरीके से राष्ट्र का मुद्दा है उसके साथ कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उसको भी लेकर हम वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा भी आवश्यक था, रोजगार का भी मुद्दा आवश्यक था। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना था, जिस तरीके से हमने लोगों की जानने की बात की, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लंबे अरसे तक आंदोलन करते रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। इसका आदेश भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश, तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फैसले का दिन है, चर्चा लगातार जारी रहेगी।